बच्चों, आप कैसे हो? मैं सुनील मैडम आपकी क्लास लेने चल रही हूँ। आज मैं पढ़ाऊँगी आपको शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। इस वीडियो में सिर्फ हमने इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को रखा जो कई साल से आपके पेपर में आते रहे हैं। तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा और ज़रूर आपका पेपर इससे आपके पेपर में हेल्प मिलेगी और इससे ज़रूर आपके पेपर में प्रश्न आएँगे। तो आइए हम लोग देखते हैं एक-एक प्रश्नों को। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। हमें शिक्षण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो नंबर 1 है पाठ्य पुस्तक का, समयावधि का, पालक की रुचि एवं मानसिक स्तर का। मी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए कि रुचि एवं मानसिक स्तर का या परीक्षा का। तो आप जो है बताएंगे हमको कौन सा आंसर सही है। तो बताएं बच्चों। तो आपका ऑप्शन होगा सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, बच्चों की रुचि एवं मानसिक स्तर का। आइए दूसरा प्रश्न देते हैं। शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए, यानी जो शिक्षण की गति यानी जो पढ़ाने की या सिखाने की गति है, स्पीड है, वो किस पर आधारित होना चाहिए? नंबर 1 छात्रों के सीखने की गति पर, परीक्षा तिथि पर, यानी परीक्षा जब नज़दीक हो तो हमको ज़्यादा जल्दी सिखाना चाहिए और परीक्षा दूर हो तो कम। तो ऐसा नहीं है। कालांश पर, यानी ज़्यादा समय है तो क्या करना चाहिए, हमको धीरे-धीरे सिखाना चाहिए और कम समय है तो जल्दी सिखाना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। अध्यापक कार्य पर, अध्यापक कार्य यानी जो अध्यापक का कार्य है उसके अनुसार, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें जो शिक्षण की गति है वो किस पर रखनी चाहिए? छात्रों की सीखने की गति पर, यानी बच्चा जितनी तीव्र गति से सीख रहा है तो हमें उसके अनुसार सिखाना चाहिए। यदि बच्चा सामान्य है या मंद बुद्धि का है तो हमें आराम से उसके अनुसार सिखाना चाहिए, यानी छात्रों की सीखने की गति पर होना चाहिए। फिर ये है ना बालकों की सीखने की गति पर। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। शिक्षण को सीखने में संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। अब देखिए प्रश्न क्या है, आप ठीक से पढ़िए। शिक्षण को सीखने में संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा किसकी है? परिभाषा से पूछा सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जा सकता है किसने? रायवर्ड ने कहा। किसने कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, रायवर्ड ने कहा है कि शिक्षा को सीखने में संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। परिभाषा किसकी है? रायवर्ड की है। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र क्या होते हैं? शांत बैठे रहते हैं? नहीं। गढ़ गणवेश, गणवेश मीन जानते हो? ड्रेस आपका जो होता है उसी को कहते हैं गणवेश में हूँ तब अच्छा हो, या फिर इसमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं। जब प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने में तत्पर हो, इसका उत्तर हो कि कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र क्या करें? प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने में तत्पर हो, यानी तैयार हो कि आप पूछिए मैं बताने के लिए तैयार हूँ। इससे ये लगता है कि हाँ बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से टीचर ने पढ़ाया है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपका है, शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? यानी शिक्षा के तो बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बालक का स्वास्थ्य ठीक रखना, उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास कराना, पर्यावरण की शिक्षा देना, जनसंख्या शिक्षण देना। अब बताओ इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है? तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। हाँ, यानी उपयोगी ज्ञान प्राप्त कर शिक्षा प्रदान करना। फिर अगला प्रश्न है, संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो संप्रेषण संप्रेषण की प्रक्रिया है वो होती है, यानी एक पक्षी होती है, द्विपक्षी होती है, एक पक्षी और दो पक्षी दोनों होती है, ऊपर एक में से कोई नहीं, तो ये दो पक्षी होती है। यानी संप्रेषण के लिए क्या होता है? एक जैसे एक सूचनाओं, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान करना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। आप समझिए इस तरह, जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएंगे तो क्या होगा? दो लोगों का होना तो अनिवार्य है, जो पहुंचा रहा है और जिसके पास पहुंचाना है, मीन्स दो पक्षीय प्रक्रिया है। ये क्या है? दो पक्षीय प्रक्रिया है। एक तो पहुंचाने वाला है और दूसरा जिसके पास पहुंचाया जाए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो दो पक्षीय प्रक्रिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए, यानी
हमको कुछ सिखाने के लिए या सूचनाओं को देने के लिए या बच्चों को ख़ास मैसेज देने के लिए या फिर आप समझो सिखाने की प्रक्रिया ले लेते हैं संप्रेषण। तो इसके लिए कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? नीरस होना चाहिए या प्रकाशपूर्ण होना चाहिए या अनुशासनात्मक होना चाहिए? अनुशास ये सा होना चाहिए बीच में, अनुशासनात्मक या सौहार्दपूर्ण यानी खुशहाली हो, मीन्स उत्साहपूर्वक क्लास चल रहा हो, बच्चे भी उत्साहित हो, यानी जिसके पास संदेश दिया जा रहा है और कम्युनिकेशन की प्रक्रिया जो चल रही है दो लोगों के बीच में, वो शिक्षक हो या टीचर हो, दोनों क्या हो, उत्साहपूर्ण भरे हो, यानी सौहार्द हो, खुशहाली का वातावरण हो। ऐसा नहीं कि बच्चे टीचर क्या कर रहे हैं, बच्चे को बार बार चिल्ला रहे हैं चुप रहो चुप रहो, तो ये क्या है, ये कक्षा का नीरस वातावरण है, यानी कि वो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। और टीचर क्या है, टीचर पढ़ा रहे हैं लेकिन पढ़ा नहीं पा रहे हैं ढंग से। आगे चलिए, अगला प्रश्न है आपका, भाषा संप्रेषण में रुकावट मानी जाती है, यानी जो भाषा का संप्रेषण होता है उसमें क्या रुकावट आती है, यानी क्या रुकावट डालती है कि रुचि का अभाव, भाषा की कमी, ए और बी दोनों, दोनों में से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कि भाषा संप्रेषण में रुकावट यानी रुचि नहीं रहेगी तो अभी क्या होगा, बच्चा सीख नहीं पाएगा, टीचर बहुत पढ़ा रहा है। और दूसरा, भाषा की कमी, यदि टीचर को सही से भाषा का ज्ञान नहीं है तब भी वह बच्चों को सिखा नहीं सकता। यदि एक भाषा, देखो कभी कभी होता है ना कि टीचर जो जिस भाषा में पढ़ा रहा है बच्चे को वो भाषा नहीं आ रही है, इसलिए टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चे की भाषा के अनुसार पढ़ाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि दोनों यदि पढ़ाने वाला भी रुचि लेगा और पढ़ने वाला भी, तो ए और बी दोनों सही है। आइए, संप्रेषण के घटक हैं, यानी संप्रेषण में के घटक तत्व कौन कौन से, तो देखिए, प्रेषक जो भेज रहा संदेश, संदेश होना चाहिए, मैटर आपके पास, ग्राही जो ग्रहण कर रहा है, हमने बताया ना दो क्या है ये, दो ध्रुवीय प्रक्रिया, भूलिएगा नहीं। एक तो संदेश को दे रहा है ना, जैसे शिक्षक हो गया, यहाँ ले सकते हैं शिक्षक, और दूसरा संदेश को ग्रहण कर रहा है, ग्रहण कर रहा है कौन, शिक्षार्थी हो गया, शिक्षार्थी, शिक्षार्थी हो गया। तो एक देने वाला और दूसरा ग्रहण करने वाला, तो दो पॉइंट तो यही हो गए, और बीच में हमारा क्या होना चाहिए, मैटर होना चाहिए, यानी विषय, विषय संदेश जिसको कहते हैं, विषय संदेश, तो तीनों का होना जरूरी है। उपर्युक्त सभी इसके घटक हैं। ऐसे भी एक नंबर का प्रश्न आ सकता है कि संप्रेषण के घटक लिखिए, संप्रेषण के मुख्य तीन तत्व लिखिए, संप्रेषण के मुख्य तीन घटक लिखिए। तो प्रेषक हो गया, हमने आपको बताया ना, संदेश देने वाला जैसे शिक्षक हो गया, फिर ग्राही जैसे ग्रहण करने वाला विद्यार्थी हो गया, संदेश यानी विषय वस्तु किस पर चर्चा की जा रही है कि कौन सा संदेश दिया जा रहा है, तो उपर्युक्त से सभी हो जाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, अगला आपका प्रश्न है बच्चों कि शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, इसको हमने पढ़ाया भी था, जब पढ़ा रहे थे आपने ध्यान से पढ़ा होगा, तुरंत उत्तर दे देंगे कि यह विकास है, शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, मेरी सॉरी हमने विकास बोल दिया, तो फिर से देख लेते हैं, शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन किसका, हमने बताया था ना कि प्राचीन काल में क्या थी, शिक्षा दो ध्रुवीय प्रक्रिया थी, और दो ध्रुवीय प्रक्रिया किसने दिया था, रोशनी, रोशनी, और दूसरा कौन था, बताइए आप, राय वर्ण, क्या था, राय वर्ण, रास और राय वर्ण ने दिया था, दो ध्रुवीय प्रक्रिया, एडम्स ने भी दिया था, एडम्स ने दिया था, और रास महोदय और रायवर दोनों ने इनका समर्थन किया था। तो ये आपका रहा दो ध्रुवीय प्रक्रिया, जिसमें मात्र प्राचीन काल में क्या होते थे ये तो बताना आपको भूल गए, जैसे शिक्षक होते थे, शिक्षक, शिक्षक, और दूसरा शिक्षार्थी, शिक्षक और शिक्षार्थी, ये समझो, और इनके बीच में जो विषय वस्तु होता था वो शिक्षक पर निर्भर होता था। उस समय कोई लिखने या पढ़ने की सामग्री नहीं होती थी,
शिक्षक जो चाहता था वो बच्चे को पढ़ाता था। और कभी-कभी ऐसा होता था कि जो विषय बच्चा पढ़ने योग्य नहीं है, वो विषय शिक्षक पढ़ाते थे, जिससे बच्चा क्या होता था, पढ़ने में रुचि नहीं लेता था और बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता था। इसलिए हम कह सकते हैं जो प्राचीन कालीन शिक्षा थी, वो पूर्ण रूप से शिक्षक पर निर्भर थी। लेकिन जो वर्तमान में हमारी शिक्षा है, वो बाल केंद्रित शिक्षा है, शिक्षार्थी पर निर्भर है और वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। 2 ध्रुव थे पहले ही, अब क्या हो गए, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया हो गई। यानी शिक्षक, टीचर, एजुकेशन और कैरिकुलम, ये तीनों हो गए। यानी पाठ्यक्रम किसने जोड़ा, तो पाठ्यक्रम किसने जोड़ा, जॉन डीवी ने जोड़ा था। किसने जोड़ा, जॉन डीवी। इन्होंने कहा कि शिक्षा क्या है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। शिक्षा क्या है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें टीचर, स्टूडेंट और कैरिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम तीनों शामिल है। तो आप भूलेंगे नहीं, शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, यह कथन किसका, जॉन डीवी का है। आप डीवी कहीं कहीं लिखा पाएंगे, डीवी डायरेक्ट लिख देते हैं डीवी, लेकिन ये शुद्ध तो आपका यही है कि जॉन डीवी, लेकिन कहीं डीवी लिखा आता है तब भी वो आपका सही ही माना जाएगा। तो शिक्षा क्या है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा, जॉन डीवी ने। वहीं आ जाए दो ध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा, तो एडम, जिसमें टीचर होता था और स्टूडेंट होते थे, कैरिकुलम का स्थान नहीं था, ये प्राचीन कालीन शिक्षा की व्यवस्था थी। ये किसने दिया था, तो एडम्स महोदय ने, एडम्स महोदय ने दिया था। और रॉस और रायवर्न ने इनका समर्थन किया था। रायवर्न ने इनका समर्थन किया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न पर। आगे आपका प्रश्न है कि किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है। किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को ही, देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, शिक्षा को ही क्या माना है, संपूर्ण जीवन माना है। किसने, स्पेंसर महोदय। ये आपको रटना होगा, परिभाषा है कि किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है, तो स्पेंसर महोदय ने माना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका है कि संप्रेषण शब्द का लैटिन शब्द, देखो एक शब्द कम्युनिस का आशय है, सीधे सीधे कम्युनिस्ट का क्या आशय है, सामान्य। कम्युनिकेशन शब्द कम्युनिस्ट से बना है, लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से बना है, जिसका अर्थ होता है सामान्य। फिर कहता है कि संप्रेषण के कितने प्रकार हैं, बच्चा, संप्रेषण के कितने प्रकार हैं, तो सीधे संप्रेषण के 2 प्रकार हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। जो शाब्दिक होता है ये भी 2 प्रकार का होता है, ये भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। फिर से आपको समझा रहे हैं, शाब्दिक संप्रेषण के कितने प्रकार हैं। यहीं पे देखिए लघु उत्तरीय आपका शुरू कर जाएगा। संप्रेषण के घटक हमने बताया था ना, कौन 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 प्रेषक होता है, ग्राही होता है, और कौन होता है, घटक हमने बताया था ना पीछे, प्रेषक, प्रेषक हमने कहा जैसे शिक्षक प्रेषक हो गया, अपनी सूचनाओं को प्रदान कर रहा है। ग्राही ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं शिक्षार्थी, और इन दोनों के बीच में जो चलता है वो क्या आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है, सूचना, सूचना होता है, जिसको हम पाठ्यक्रम भी कह सकते हैं, विषय वस्तु भी कह सकते हैं। तो ये जो सूचना है, ठीक है। तो 3 घटक होते हैं, संप्रेषक के 3 घटक होते हैं। ये लघु उत्तरीय में भी आपका पूछा जा सकता है, आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। फिर संप्रेषक शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना है, और जिसका अर्थ होता है सामान्य। जिसका अर्थ क्या होता है, सामान्य। इस प्रकार फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, विस्तृत प्रश्न को भी इसी में हम बना लेते हैं कि संप्रेषण के कितने प्रकार हैं। तो संप्रेषण के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। संप्रेषण के क्या है, मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। आपने देखा कौन कौन से, शाब्दिक और अशाब्दिक। और शाब्दिक भी 2 प्रकार, शाब्दिक के भी 2 प्रकार हैं। देखो कौन कौन सा, तो पहले शाब्दिक हम समझाते हैं कि शाब्दिक के 2 प्रकार हैं। आइए देखते हैं, शाब्दिक के 2 प्रकार हैं, लिखित, लिखित, लिखित हो गया आपका, और दूसरा मौखिक, मौखिक। शाब्दिक जो है वर्बल नॉन वर्बल, लिखित और मौखिक, ये 2 हो गए। और फिर इसी तरह अशाब्दिक के भी कई प्रकार है, इसमें 2 नहीं, इसके कई प्रकार है। इसके क्या हैं, कई प्रकार है। जैसे हमने कहा स्पर्श करके, स्पर्श, स्पर्श, चक्षु संकेत या आँखों का संकेत, सीधे आँखों, आँखों का संकेत, आँखों का संकेत। फिर आगे आपका है
आंखों का संदेश, स्पर्श, और क्या, स्वाद से, स्पर्श, आंखों का संदेश, और बहुत सारे संकेत हैं ऐसे जो सांकेतिक भाषा, सांकेतिक ऐसे कह सकते हैं, सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा इसके प्रकार हैं। तो आपने देखा मुख्य रूप से तो दो ही प्रकार हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक में लिखित और लिखित और मौखिक। अशाब्दिक में आंखों का संकेत, किसी की बॉडी को छूकर या टच या जो फीलिंग होती है, बैड फीलिंग, गुड फीलिंग, बैड फीलिंग, गुड फीलिंग, और क्या कहते हैं, शब्द, कभी कभी तो स्वाद से भी संकेत मिलता है हमको, बहुत सारी चीज़ें, सूंघ का संकेत मिलता है। तो ये संप्रेषण के प्रकार हैं। आइए आगे देखते हैं संप्रेषण के कितने तत्व हैं। अब देखा आपने, पीछे भी आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे घुमा दिया है प्रश्न। संप्रेषण के कितने तत्व होते हैं, तो निम्न तत्व होते हैं। संदेश हो गया, माध्यम हो गया, स्रोत हो गया। संदेश हो गया, माध्यम हो गया, स्रोत हो गया, ये क्या है, संदेश के तत्व हैं। और आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सत्र किस सिद्धांत पर आधारित है। पूर्ण से अंश की ओर, जैसे ये देखो, इस सिद्धांत का नियम है। जैसे ये एक क्या हो गया, ये सॉरी, पूर्ण से अंश की ओर, ध्यान दीजिए आप। ये क्या हो गया, ठीक है, ये पेड़ हो गया। तो जैसे हम बच्चे को बताएंगे कि बच्चा ये क्या है, तो बच्चा बताएगा ये पेड़ है। बच्चा क्या बताएगा, ये पेड़ है, संपूर्ण पेड़। हमने बताया कि ये आम का पेड़ है, फल देता है, बहुत मीठा फल होता है, मीन्स बहुत सारी चीज़ें हमने बताई, लेकिन ये पूरे पूरे पेड़ के विषय में बताया। वहीं क्या किया, एक एक पार्ट, जड़, अब देखो जड़ के विषय में बताना, फिर तने के विषय में बताना, तना, तना हुआ जो अकड़ा हुआ अकड़ा, फिर पत्ते के विषय में बताना, पत्ते, पत्ते के विषय में, फिर फल के विषय में बताना, फल, फल के विषय में। ये क्या हो गया, पहले पेड़ के विषय में, नहीं, पूर्ण से अंश की ओर। ये एक सरल विधि होती है, क्या होती है, सरल विधि होती है। जब बच्चे को पूर्ण रूप से कहानी के रूप में हम सुना देते हैं, तो क्या होता है, जब वो कहानी के रूप में सुन लिया तो उसके एक एक पार्ट को समझने में थोड़ा आसानी हो जाती है, यानी सरल हो जाता है। लेकिन यदि हम जड़ के विषय में बता दिए और पूरे पेड़ के विषय में बता रहे हैं, नहीं, अंश से पूर्ण की तरफ जा रहे हैं, तो वो सूक्ष्म दृष्टि होती है, वो क्या होता है, एक डिफ़िकल्ट प्रक्रिया होती है, जिसको हम कठिन कह सकते हैं, एक कठिन प्रक्रिया है। ये उच्च स्तर के बच्चों के लिए उच्च स्तरीय है, उच्च स्तरीय, लेकिन प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों को लागू होता है, वो होता है पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, ये एक सरल प्रक्रिया है। आइए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है गेस्टाल्ट। ये तो आपने बताया ना कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सत्र किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका, संप्रेषण की 4 विशेषताएं बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट, संप्रेषण, संप्रेषण का अर्थ क्या है। संप्रेषण कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सामान्य। यानी इसके 3 घटक होते हैं, मुख्य रूप से 3 ही होते हैं। एक तो होता है सूचना देने वाला, प्रेषक, दूसरा ग्रहण करने वाला होता है, ग्राही जिसको कहते हैं, और तीसरा इन दोनों के बीच का जो संप्रेषण का माध्यम है, वो विषय है, संदेश है। तो आप इस प्रश्न को जरूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो संप्रेषण की 4 मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं हम। पहला है, यह प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है, बिना उद्देश्य के मतलब ये प्रक्रिया नहीं होती है। अनुभव की साझेदारी होता है, बिना अनुभव के संदेश हम दूसरे को नहीं दे सकते हैं। परस्पर अनुभवों एवं विचारों का आदान प्रदान होता है। एक जैसे पहले टीचर को अनुभव है, तो वो क्या करता है, अपने अनुभव को ही स्टूडेंट को प्रदान करता है, यानी बच्चे को प्रदान करता है। बिना अनुभव के हम कैसे साझेदारी कर सकते हैं विचारों को अपने। यह द्विवादी प्रक्रिया हमने बताया ना कि क्या होता है, एक तो शिक्षक होता है, टीचर हो गया, या संप्रेषण करता हो गया, और ये ग्राही हो गया, यानी एजार जो ग्रहण करता है वो। तो टीचर और स्टूडेंट या फिर अदर्स कोई भी हो, 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। फिर अगला प्रश्न आपका है, निदान की प्रक्रिया से संबंधित है, यानी निदान की प्रक्रिया से क्या संबंधित है, निदान की प्रक्रिया से संबंधित है, क्या संबंधित है, समस्या समाधान। निदान क्या है, तो निदान है, आप कहते हैं नहीं कि एक तो होती है प्रक्रिया, प्रक्रिया में पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, समस्या को पहचानते हैं। पहले होती है समस्या,
पहले स्थान पे। दूसरा होता है पहचानना, पहचानना, फिर पहचानना, ठीक है, पहचानना। आपने पहले देखा क्या हो गई, पहला हमने बताया समस्या, समस्या, दूसरा पहचानना, पहचानना, तीसरा हो गया जब पहचान लिया, पहले समस्या को पहचान, समस्या जाना, फिर उसको पहचाना, फिर उसके विषय में फिर क्या करते हैं आप, रास्ते ढूंढते हैं ना, रास्ते कि कैसे, वही रास्ता क्या होता है, निदान होता है, वही क्या होता है, निदान। ठीक है, कि हम समस्या निदान नहीं है, बल्कि समस्या का रास्ता निकालना या समस्या का हल निकालना ही निदान है। तो समस्या समाधान यह दिया गया है ना, समस्या समाधान ही क्या है, निदान की प्रक्रिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है बहुस्तरीय कक्षा क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, आप इसको विस्तृत भी बना सकते हैं बाद में अपनी सूझबूझ से। तो लघु स्तरीय कक्षा क्या है, आइए देखते हैं। बहुस्तरीय कक्षा या शिक्षण का अभिप्राय उस शिक्षण से है जिसमें अध्यापक दो या दो से अधिक कक्षाओं के छात्रों को एक साथ बैठाकर शिक्षण करता है। कहने का स्तर क्या, बहुस्तरीय, यानी बहुस्तरीय मीन्स कई स्तर के बच्चों को एक साथ ले चलना। और इसका जानते हो कारण क्या है, कि या तो विद्यालय में शिक्षकों की कमी यानी अभाव है, या तो फिर शिक्षक अनुपस्थित हैं। और इस कमी को दूर करने के लिए आजकल क्या करते हैं कि अनेक क्लास के बच्चों को मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड या थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे क्लास के बच्चों को एक साथ बैठाकर शिक्षण देते हैं। और इससे क्या होता है कि जो फर्स्ट क्लास का बच्चा है, यदि उसके स्तर का ज्ञान दिया जा रहा है तो फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास का लॉस होगा। और यदि फिफ्थ क्लास सिक्स क्लास के अनुसार बच्चे को शिक्षित या ट्रेंड किया जा रहा है, उसको शिक्षा प्रदान की जा रही है, उसको पढ़ाया जा रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड थर्ड वाले बच्चे का लॉस होगा, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा। तो बहुस्तरीय कक्षा यही है बच्चों कि जिसमें अध्यापक क्या करते हैं, दो या दो से अधिक कक्षाओं के छात्रों को एक साथ बैठाकर शिक्षण करता है। और इसको बताया ना, ये दो स्थितियों में, या तो देखो शिक्षक और स्टूडेंट यानी टीचर स्टूडेंट, शिक्षक शिक्षार्थी का जो अनुपात है वो कम हो, ये तो शिक्षक क्या होंगे, कम होंगे, और क्या शिक्षार्थी ज़्यादा होंगे। और इस स्थिति में क्या करते हैं कि एक ही शिक्षक जैसे है पूरे विद्यालय में, तो सबको एक साथ बैठाकर वो किसी तरह क्या करता है, पढ़ाने की कोशिश करता है। यही है बहुस्तरीय कक्षा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है, बाल केंद्रित। अब देखो हमने पहले भी बताया था, आप प्राचीन काल में जाइएगा, यहाँ छोड़ दीजिए। प्राचीन काल में हमने कहा कि शिक्षा क्या, दो ध्रुवीय प्रक्रिया है, शिक्षा दो ध्रुवीय प्रक्रिया, शिक्षा क्या, दो ध्रुवीय, एक तो टीचर होता था, दूसरा स्टूडेंट होते थे। अब इनके बीच में कोई सिलेबस निर्धारित नहीं था, और सिलेबस ना निर्धारित होने के कारण इसके दो ही पक्ष होते थे, और शिक्षक जैसा चाहता था, यानी मन माने ढंग से, मन माने ढंग से, मन माने क्या, ढंग से क्या करता था, शिक्षक पढ़ाता था शिक्षार्थी को। और उस समय यानी प्राचीन काल की जो व्यवस्था थी वो शिक्षक केंद्रित थी। लेकिन आज वैसे आपको समझा रही है, बाल केंद्रित यानी व्यवहारिक शिक्षा, आपकी जो वर्तमान की शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। बालक की रुचि एवं उसकी योग्यता को ध्यान में रखकर तथा बालकों को ही केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा दी जाती है। अभी आगे आपने पढ़ा ना कि जॉन डीवी ने क्या कहा कि शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, और त्रिध्रुव में क्या जोड़ा गया, आपका पाठ्यक्रम जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया, पाठ्यक्रम जोड़ा गया, पाठ्यक्रम, या इसको हम कह सकते हैं विषय वस्तु, विषय वस्तु, इसको किसने जोड़ा, जॉन डीवी ने जोड़ा। जॉन डीवी आपको बताए थे ना, जॉन ड्यूवी, आप कभी कभी ऐसे भी लिखा पाएंगे डी वी, जॉन डीवी, लेकिन उनका सही नाम जॉन ड्यूवी है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, और त्रिध्रुवीय में पाठ्यक्रम इसीलिए निर्धारित किया गया कि बालक की रुचि को, उसकी योग्यता को, उसके सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाए, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। शिक्षा का जो एक उद्देश्य था कि सर्वांगीण विकास हो और सभी पढ़े सभी बढ़े,
तो ये उद्देश्य पूर्ण किया जा सके, क्योंकि सभी बच्चों की योग्यता एक समान नहीं होती है, सामर्थ्य एक समान नहीं होता, कैपेसिटी अलग-अलग होने के कारण बच्चा कभी-कभी होता है कि उसे हार्ड वर्क कराया गया और वो नहीं कर सका, तो क्या किया उसने छोड़ दिया बीच में, क्योंकि उसकी योग्यता कहते हैं ना इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है और इस डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए बालक को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा प्रदान की जाती है। तो बालक की देखिए इनके अनुसार देख लेते, बालक की रुचि एवं उसकी योग्यता को ध्यान में रखकर तथा बालकों को ही केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा दी जाती है। प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता कौन है? तो शुक्रात महोदय हैं। अब देखो यहीं पे समझ लो, प्रश्नोत्तर जैसे क्लास में कोई टीचर जाता है तो क्या करता है, सबसे पहले थोड़ी देर व्याख्यान देता है या फिर पढ़ाता है या फिर पुस्तक पढ़ता है, उसके बाद क्या करता है बच्चों को जांचने के लिए कि बच्चा पढ़ रहा है, रुचि ले रहा है या नहीं ले रहा है, या मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुशल शिक्षक यही करता है। और ये जांचने के लिए जरूरी है कि उसी सब्जेक्ट से अलग से नहीं हमें कि बच्चे को डांटने के लिए या फिजूल प्रश्न करें, नहीं, उसी सब्जेक्ट से हमें प्रश्न करना चाहिए। यदि बच्चे उत्तर दे रहे हैं तो हमारा शिक्षण अधिगम सफल हो रहा है और नहीं, और इससे ये होता है बच्चे सक्रिय रहते हैं, बच्चे क्या होते हैं सक्रिय बने रहते हैं, उनको डर रहता है कि सर कहीं से भी पूछ सकते हैं, इससे वो रुचि लेते हैं पढ़ने में और अधिगम भी सफल होता है। तो ये किसने दिया? शुकरात ने। प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता कौन है? शुकरात है। आगे प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में से कौन से तत्व का समावेश नहीं है? अब देखो, विस्तृत पाठ्यक्रम, सूक्ष्म शिक्षण क्या है? एक किसी शिक्षक के द्वारा यानी छोटी क्लास ली जाए, यानी इसका टाइम क्या होना चाहिए? 10 मिनट से 20 मिनट तक, यानी 20 मिनट में हमें क्या यानी कि अपनी बात को रखना है। तो इम्पॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट बात है उसको सामने पर रखना है कि बच्चा पढ़ सके, यानी कम बच्चे हों, 10 से 20 बच्चों की क्लास हो, 10 से 20 मिनट टाइम हो और एक दो टीचरों के द्वारा शिक्षण कराया जाए, तो सब कुछ सूक्ष्म हो, तो उसमें विस्तृत पाठ्यक्रम का कोई स्थान नहीं है, इसको ध्यान में रखिए। सब कुछ सूक्ष्म है, माइक्रो टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग में हमें विस्तृत पाठ्यक्रम को नहीं रखना है, बस यही है। आगे देखते हैं, अगला आपका है कि पाठशाला या विद्यालय को उद्यान किसने कहा है? यानी विद्यालय एक बगीचा है, किसने कहा? उद्यान, उद्यान मीन्स क्या होता है जानते हो? वन या बगीचा। तो बगीचा किसने कहा? उद्यान मीन्स वन नहीं होता है, बगीचा हम कह सकते हैं, वन तो बहुत बड़ी चीज़ है। बगीचा जिसको हम क्या करते हैं, माली क्या करता है? माली पानी देता है, गुड़ाई करता है, खाद देता है और फिर वो बगीचा फल फल फूल देता है। तो किसने कहा ये आपका, तो बच्चों फ्रॉवेल ने इन्होंने किंडरगार्टन विधि कहा, यानी फ्रॉवेल ने कहा कि जो है बच्चा एक क्या है, बच्चा एक पौधा है और शिक्षक एक माली है। जैसे माली क्या करता है कि पौधे में पानी देता है और पौधा बड़ा होता है, फल फूल देता है, ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक जो है माली है और बच्चे क्या है, उस गार्डन यानी कि आपके उद्यान बगीचे का पौधा है। और किंडरगार्टन पद्धति में उन्होंने कहा कि पाठशाला या विद्यालय को उद्यान, किसने कहा? फॉवेल महोदय ने कहा। किसने? फॉवेल महोदय ने। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है खेल विधि। अगला प्रश्न आपका क्या है? तो अगला प्रश्न आपका है, खेल विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो मारिया मॉन्टेसरी ने। इन्होंने कहा कि बच्चे को क्या करना चाहिए, ज़्यादा प्रेशर बच्चे पर नहीं डालना चाहिए, उसे मार पीट कर नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि कैसे पढ़ाना चाहिए, उसे जो है खेल खेल में ही सिखाना और पढ़ाना चाहिए। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं, व्याख्यान विधि में क्या बने रहते हैं? छात्र निष्क्रिय। हमने कहा प्रश्नोत्तर विधि में सक्रिय बने रहते हैं, लेकिन व्याख्यान विधि यानी टीचर आया, व्याख्या दे के चला गया, उससे कोई मतलब नहीं, आप सीखो या ना सीखो। और इससे बच्चे क्या करते हैं, उस पाठ में उस विषय में रुचि नहीं लेते, उस क्लास में रुचि नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है कि शिक्षक पूछेंगे ही नहीं और वो बिना उनके लेक्चर को आधा सुने आधा नहीं और चले गए निष्क्रिय बन के। प्राचीन कालीन शिक्षण विधि केंद्रित है, अभी हम आपको बताया था किस पे? शिक्षक पर केंद्रित है। प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है पूर्व ज्ञान पर, यानी हमें प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है पूर्व ज्ञान से। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कराया जाता है, कराया जा सकता है, यानी जो कल्पना होती है बच्चे की कि
परी आएगी और क्या होगा, मेरे लिए नए कपड़े लेके आएंगे, मीन्स हम हवा में उड़ रहे हैं, या फिर हम बहुत बड़े बनेंगे। वो कैसे, या फिर हम बहुत बड़े नेता बनेंगे या बहुत बड़े इंजीनियर बनेंगे। इन सारी कल्पनाओं का विकास हमें किस विधि द्वारा, कहानी विधि द्वारा। कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो क्या होता है, माँ बाप या टीचर्स क्या करते हैं, उसको कहानी के द्वारा उसे अपनी तरफ मोटिव करते हैं, जिससे बच्चा क्या कर सके, सीख सके। और ढेर सारी उसके अंदर कल्पना आएगी, जब कल्पना आएगी तो उसे पूरा करने के लिए वो क्रियाशील होगा, और क्रियाशील होगा तो अधिगम अस्थायी होगा। अधिगम को वो अधिगम नहीं सीख सकेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, पाठ्य को बार बार दोहराना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। सीधे आवृत्ति सिद्धांत के अंतर्गत। पर्यटन विधि द्वारा बच्चों में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, अवलोकन एवं निरीक्षण विधि का। प्रश्नोत्तर विधि छात्रों को क्या करती है, सक्रिय रखता है। प्रश्नोत्तर विधि छात्रों को सक्रिय रखता है तथा सीखने में बच्चे छात्र रुचि लेता है, जिससे पाठ्य को जल्दी तैयार कर लेता है और पाठ्य का विस्तार आसानी से हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको शॉर्ट में भी पूछा गया है और लघु में भी पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप समझिए फिर से। प्रश्नोत्तर विधि हमने बताया, व्याख्यान विधि द्वारा, दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है कि व्याख्यान विधि द्वारा छात्र निष्क्रिय रहता है, लेकिन प्रश्नोत्तर विधि द्वारा सक्रिय रहता है तथा सीखने में रुचि लेता है, जिससे पाठ्य को जल्दी तैयार कर लेता है और पाठ्य का विस्तार आसानी से हो जाता है। तो बच्चों, ये आज की क्लास रही, थोड़ा डिस्टर्ब ज़रूर हुए होंगे, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आप पढ़िएगा इसको ध्यान से। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, मैंने बहुत मेहनत से प्रश्नों को चुन चुन के बनाया है। तो धन्यवाद बच्चों, अगली वीडियो में